अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। आज का हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और ये हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ एथेनॉल अल्कोहल में से। एथेनॉल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, ठीक है, या आप इसको कंपाउंड कह सकते हैं। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसको हम फार्मास्यूटिकल में यानी मेडिसिन बनाने में वाइडली इस्तेमाल करते हैं। इसको एज ए सॉल्वेंट लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, एज ए फ्यूल इस्तेमाल होती है, ठीक है, एथेनॉल। और इसको सॉल्वेंट के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ है इसका। और इसको लोग ड्रिंक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो ड्रिंकिंग अल्कोहल होती है वो बेसिकली यही होती है, जिसको वाइन या हम मुख्तलिफ नाम देते हैं, ठीक है, वोडका और पता नहीं क्या क्या, मुझे नहीं ज़्यादा आते क्योंकि मैं ये नहीं काम करता। अच्छा, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ एथेनॉल पे आते हैं। बेसिकली ना इसको यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से देखेंगे। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हम डेली लाइफ में इसको यूज़ भी करते रहते हैं। जैसे हम दही बनाते हैं ना, योगर्ट फ्रॉम मिल्क, वो एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। जब हम दही बनाते हैं ना तो हम दूध में लस्सी डालते हैं या थोड़ी सी दही डालते हैं, जिसको हम उर्फ़े आम में जाग बोलते हैं। अब जब हम वो दही बनाने के लिए लस्सी या दही का इस्तेमाल दूध में करते हैं तो वो उसको बेसिकली फर्मेंट करता है। अब ये काम हम एक ख़ास इन्वायरमेंट में करवाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने की कोशिश करते हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्मी ना हो, और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो फिर हम उसको ढांप के रखते हैं जहाँ पे हमने दूध को जाग लगाई होती, ताकि एक इन्वायरमेंट मिल सके, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ने ग्रो करना होता है। अब आप कहेंगे सर योगर्ट में दही में बैक्टीरियाज होते हैं, तो आंसर है येस, बिकॉज बैक्टीरियाज आर प्रोटीन। सो हम वहाँ से प्रोटीन ले रहे होते हैं और वो बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, हमारे हेल्दी बैक्टीरिया हमारी डाइट का वो हिस्सा है, तो वो पैथोजेंस नहीं होते बेसिकली जो दही में योगर्ट में। तो ये फर्मेंटेशन हमारे पास प्रोसेस होता है। फर्मेंटेशन के लिए एक खास इन्वायरमेंट चाहिए होता है, टेम्परेचर की बात अगर की जाए, इसी तरह एक खास pH रेंज चाहिए होती, इसी तरह प्रॉपर एरेशन चाहिए होती है, यानी उनको प्रॉपर एक इन्वायरमेंट मिलता है तो ही फर्मेंटेशन होती। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही है। फर्मेंटेशन के लिए कुछ चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है टेम्परेचर। अब जो फर्मेंटेशन के लिए जो हमने फर्मेंटेशन यहाँ पे करनी, किसकी करनी, वो हम आगे बढ़ते हैं। मतलब किस चीज़ की फर्मेंटेशन से हमने एथेनॉल जो है वो तैयार करनी। टेम्परेचर इसमें रखा जाता है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। इस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम बोलते हैं, ऑप्टिमम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला, काफ़ी दफ़ा पेपर में आता है और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। अच्छा, एक तो टेम्परेचर हो गई बात यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे हम जो इंजाइम लेके आएंगे ना, इंजाइम स्क्रीट करेंगे बेसिकली यीस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पे यीस्ट होंगे, और यही मुख्तलिफ तरह के इंजाइम्स जो हैं वो सक्रीट करेंगे जो एथेनॉल बनाने में हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। एथेनॉल बनाने में ये प्रोसेस करेंगे सारा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल यानी जिस चीज़ से हमने एथेनॉल को तैयार करना है, वो बेसिकली दो हैं यहाँ पे। एक है मोलेसिस, ठीक है। अब ये क्या होती है पहले इसको देख लेते हैं। दूसरी यहाँ पे जो चीज़ है जो एज ए रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे वो होगी हमारे पास स्टार्च। स्टार्च से भी हम बना सकते हैं। द रेजिड्यू ऑब्टेन्ड, यानी जो बाकी चीज़ बच जाती है, द रेजिड्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, जब हम चीनी बना लेते हैं ना क्रिस्टलाइज करके फ्रॉम शुगर कैन जूस, जाहिर बात है हम गन्ने की राब से, जिसको हम गन्ने का रस कहते हैं, शुगर कैन जूस। तो जब हम शुगर कैन जूस से चीनी को क्रिस्टलाइज कर लेते हैं तो जो उसमें रेजिड्यू बच जाता है उसको हम बोलते हैं मोलेसेस। ये बेसिकली इसका फॉर्मूला वही है जो सक्रोज का फॉर्मूला होता है, यानी ये होता है C12H22O11। तो ये मैं पहले रॉ मटेरियल से आपको बताऊंगा, यानी मोलेसेस से, कि हम एथेनॉल को कैसे बनाते हैं। तो इसमें जो पहला केमिकल रिएक्शन आपने लिखना है, ये आपने लिख लिया C12H22O11। ये तो होगी हमारे पास मोलेसेस, यानी जिससे हम एथेनॉल को बनाना चाहते हैं, जिसकी फर्मेंटेशन से। इसकी करवाई जाएगी हाइड्रोलिसिस, यानी इसके अंदर वाटर को ऐड किया जाएगा। अब यहाँ हमने जो यीस्ट इस्तेमाल करनी है ना,
यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगी, वो यहाँ पे जो एंजाइम सक्रीट करेगी, यानी जो एंजाइम यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी वो इन्वर्टेज होगा। ठीक है, जो जिस तरह का हम यहाँ पे रिएक्टेंट यूज करेंगे, यीस्ट उस तरह का एंजाइम सक्रीट करेगी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे ये इन्वर्टेज होगा, इन्वर्टेज। ये एंजाइम क्या करेगा, इस मोलेसेस को हाइड्रोलाइज कर देगा। ठीक है, और आपको पता है मोलेसेस यानी कि सक्रोज दो चीजों से मिलकर बनी होती, दो मोनोसेक्राइड से, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो हाइड्रोलाइज होने के बाद ये ग्लूकोज बनेगी C6H12O6 और फ्रुक्टोज C6H12O6। सर आपको खैर है, आपने दोनों बराबर एक ही जैसे लिखनी है? नहीं, दोनों में फर्क है। तो यहां आप ये कहेंगे पता नहीं ये दोनों का फॉर्मूला मैंने दो दफा क्यों लिख दिया। ये बेसिकली दोनों डिफरेंट है। ये हमारे पास ग्लूकोज है और ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड फ्रुक्टोज। अब दोनों में इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरली दीज आर डिफरेंट बिकॉज ये एल्डिहाइड ग्रुप रखता है और ये कीटोन, ये एल्डोजेस में से है, ये कीटोजेस में से है। ठीक है, तो यही ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो सक्रोज यानी ये वाली मोलेसेस ही बनती है आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल। तो हमने वही किया, जो हमारे पास मोलेसेस थी यानी सक्रोज, उसको हमने हाइड्रोलाइज किया इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। यीस्ट ने एंजाइम सक्रीट किया यहाँ पे इन्वर्टेज, और से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज यहाँ पे बने हैं। अब जो हमारे काम की यहाँ पे चीज है दैट इज ग्लूकोज। अब जो एंजाइम होगा अंदर मौजूद, यानी कि यीस्ट जो होंगे, यीस्ट कहना चाहिए था मुझे, यीस्ट जो मौजूद होंगे ना, वो इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे। यीस्ट में एंजाइम जो सक्रिएट होगा वो यहाँ पे जाइमेज होगा। ठीक है, तो C6H12O6 यानी कि ये ग्लूकोज है। ओके, ये, और यहाँ पे जो हमारे पास यीस्ट हैं वो जो एंजाइम सक्रीट करेंगे यहाँ पे उसका नाम होगा जाइमेज। हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है अपने काम में, तो ये जाइमेज ग्लूकोज को जो है वो डिकम्पोज करवा सकता है। तो यहाँ पे बनेगी एथानोल यानी इथाइल अल्कोहल, जो हम बनाना चाहते थे फर्मेंटेशन प्रोसेस से, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यहाँ पे बनती है। बेसिकली ये जो अल्कोहल होती है ना, इसके आम जुबान में हम कच्ची शराब कहते हैं। ठीक है, कच्ची शराब। ये लोग घरों में जो इस तरह के काम करते हैं, बेचने वाले नशेई लोग जो होते हैं, या खुद ड्रिंक करते हैं, या इसको स्मगल करने के लिए या मिसमैनेज करके डिफरेंट तरीकों से इसको बेचते हैं, वो ये शराब खुद भी बनाते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस से, और इसको बोलते हैं कच्ची शराब। अब क्या होती इसको मैं आगे डिटेल में सारा कुछ ही आपको बताऊंगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो पूरी देखेंगे तो ये समझ आएगा। ये मोलेसेस से था, हमने कैसे एथेनॉल को बनाया। ठीक है, और यहां तक अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं, थोड़ी डिफरेंटली आपको आसानी से समझ आ रही है, तो उसको जरूर आपने लाइक करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दूसरा है फ्रॉम स्टार्च। अच्छा जी, स्टार्च से जो है वो हम कैसे तैयार करेंगे किस चीज को? यस, एथेनॉल को। तो स्टार्च का जो बेसिकली केमिकल फॉर्मूला होता है, ये एक आपको पता है मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक पॉलीसेकेराइड है यूं कह लें। इसको हम इस तरह से लिखते हैं C6H10O5, और ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पे होते हैं। ठीक है, तो इसकी भी हाइड्रोलाइसिस होगी, ये हाइड्रोलाइज होगा, और यहां पे भी हमने चूंकि यीस्ट को इस्तेमाल किया है, और ये जो एंजाइम सक्रीट करेगी वो डायास्टेज होगा। डायास्टेज, ये एंजाइम आपने करेक्टली लिखने हैं, ये गलत लिख दिए तो आपको नंबर नहीं मिलने, याद रहे, नंबर नहीं मिलेंगे। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और वाटर को n नंबर ऑफ ले लेंगे। तो यहां पे हमारे पास बनेगा C12H22O11, ये n नंबर बनेगी। ये जो हमारे पास शुगर बनी है ना, दिस इज कॉल्ड माल्टोज शुगर। बेसिकली ये शुगर ही है, लेकिन ये कौन सी है? माल्टोज। ये जो शुगर बनी थी यहां पे, ये वाली, ये थी मोलेसेस यानी सक्रोज। ये वो शुगर थी। सक्रोज जो होती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनती है। ये जो माल्टोज होती है ना, ये सिर्फ ग्लूकोज से मिलकर बनती। तो इसका मतलब ये जो हाइड्रोलाइज होगी जब माल्टोज शुगर C12। अब आपने कहना सर ये आपका पॉइंटर ब्लू क्यों लिखने लग गया? इसके पीछे भी साइंस है। ठीक है, तो खैर इसने जब हाइड्रोलाइज होना है तो एंजाइम यहां पे यीस्ट हमने डाले हुए हैं। कौन सा एंजाइम? इसको जाहिर बात है माल्टोज है, तो माल्टेज यहां पे एंजाइम होगा जो यहां यीस्ट से आएगा सक्रीट होने के बाद, और यहां हमारे पास 2 मोल ग्लूकोज ही बनेगी, यानी यहां पे फ्रुक्टोज नहीं बनेगी,
सारी की सारी क्या बनेगी, ग्लूकोज, बिकॉज जो माल्टोज शुगर होती है ये ग्लूकोज की डीहाइड्रोलाइसिस से ही बनती है, ठीक है। तो जब इसको वापस हाइड्रोलाइज करेंगे तो इससे ग्लूकोज ही बनेंगे। तो और आखिर में फिर आपको पता है ग्लूकोज से क्या बनेगा, C6H12O6 है हमारे पास, यानी ग्लूकोज। इसकी डीकम्पोजिशन होगी, अगेन यहाँ पे यीस्ट होंगी और वो जो एंजाइम क्रिएट करेंगी वो जाइमेज होगा, तो अगेन वो इक्वेशन सेम ही होगी। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 मोल C2H5OH एथेनॉल और 2 मोल ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट। अब हम आते हैं ये कच्ची शराब का जो मैंने जिक्र किया था, कच्ची अल्कोहल हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका एक तो स्क्रीनशॉट कर लें अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं, अंडरस्टैंड भी आपने कर लिया। अब मैं इसको यहाँ से इरेज करूँगा और वो टर्म्स आपको बताऊँगा जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब इसको कच्ची शराब क्यों कहते हैं? अच्छा, इस तरह की जो अल्कोहल होती है ना उसको पीने से डेथ भी हो जाती है। अक्सर हम न्यूज़ में सुनते हैं कि वो जी कच्ची शराब पीने से इतने लोग मर गए, ठीक है। तो इसलिए इस अल्कोहल को हम यूज़ नहीं कर सकते, बहुत इम्प्योर होती है ये बड़ी। बेसिकली ये जो अल्कोहल होती है ना ये सिर्फ 12 to 14% प्योर होती है, सही है, प्योर एथेनॉल। इसी को, इससे ज़्यादा हम इसको हासिल नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है एंजाइम बिकम्स इनएक्टिव। अक्सर ये पेपर में, अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी शुरू हो रहे हैं पेपर के लिहाज से, और लेकिन अगर ये लॉन्ग आ जाए लिखना आपने सारा ही है एंड तक, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करी, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। वो पूछेगा कि हम फर्मेंटेशन प्रोसेस से सिर्फ 12 से 14% ही एथेनॉल क्यों हासिल करते हैं, तो आपने बताना है इसकी वजह होती है अबव दिस कंसंट्रेशन, अबव दिस कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन से ज्यादा पर एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव, एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव। तो इससे ज्यादा एंजाइम काम ही नहीं करते, तो यही वजह है हम 12 to 14% ही प्योर एथेनॉल जो है वो हासिल कर सकते हैं। सर हमने इससे ज्यादा परसेंटेज पे हासिल करने तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन हम करते हैं किसकी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम इसको कह सकते हैं। जो डिस्टिलेशन हम करते हैं वो ये 12 to 14% एथेनॉल की करते हैं, तो फिर ये 95% हमें प्योर एथेनॉल हासिल होती है। इसको हम बोलते हैं रेक्टिफाइड सिपरेट। रेक्टिफाइड का मतलब होता है जिसको हमने बेहतर बनाया, रेक्टिफाइड का मतलब होता है इस्लाहात करना, तो रेक्टिफाइड सिपरेट हम इसको कहते हैं। ये वो एथेनॉल होती है एथेनॉल ही है, लेकिन ये 95% प्योर होती। इसको हम लेबोरेटरी में यूज तो नहीं कर सकते, लेकिन एज ए कमर्शियल स्केल इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 95% रेक्टिफाइड, लेबोरेटरी में भी इसको यूज किया जाता है रेक्टिफाइड सिपरेट को, ठीक है। बेसिकली इसमें तकरीबन 5% जो होता है वो वाटर होता है ये रेक्टिफाइड सिपरेट में। अच्छा, रेक्टिफाइड सिपरेट की ना फर्दर डिस्टिलेशन हम सिंपल वे में नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें लाइम चाहिए होता है। यहां पे आपने एजियोट्रॉप और जियोट्रॉप्स, जो चैप्टर नंबर 9, चलो जो भी चैप्टर था सॉल्यूशंस वाला, वैसे पंजाब टेक्स्ट बुक के मुताबिक वो चैप्टर 9 बनता है, उसमें जियोट्रॉप्स एंड एजियोट्रॉप्स पढ़ा था। अब ये जो हमारा सॉल्यूशन बना है ना 95% इसमें एथेनॉल होगी, 5% के करीब तकरीबन इसमें वाटर होगा, ये एक एजियोट्रॉप है, इसको हम फर्दर डिस्टिलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसकी डिस्टिलेशन कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, लाइम। तो जो शुगर बनाने वाली इंडस्ट्रियां होती हैं ना, वहाँ पे मोलेसेस होती है, मोलेसेस की वो फर्मेंटेशन से बनाते हैं एथेनॉल, और वहाँ पे ये चूने यानी लाइम का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम छोटे होते थे ना हमें कहते थे कि जो चूना है ना ये डालते हैं हम चीनी बनाने में तो चीनी बनाने में हम चूना नहीं डालते, ठीक है। हम जो डिस्टिलेशन करते हैं ना 95% एथेनॉल को 100% एथेनॉल बनाने के लिए, तो उसमें ये CaO इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 100% प्योर एथेनॉल हासिल होगी, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल। अच्छा, अब आपको ये भी टर्म याद होनी चाहिए, रेक्टिफाइड सिपरेट के बारे में पूछ सकता है, आपको एब्सोल्यूट अल्कोहल के बारे में वो पूछ सकता है, और ये 12 से 14% जिसको हम कच्ची शराब कहते हैं उर्फे आम में, ये इससे ज्यादा हम क्यों कंसंट्रेशन नहीं हासिल कर सकते, वो वजह भी बता दी। अब असल पॉइंट पे आते हैं, और वो है डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। वैसे अल्कोहल जो है वो इस्लाम में हराम है, तो क्यों हराम है? क्योंकि ये लंग्स सबसे पहले ये किडनीज डैमेज करती है सबसे ज़्यादा, और ये जो सोचने की सलाहियत है उसको कम कर देती है। इससे बहुत ज़्यादा और भी इसके डेंजरस इफेक्ट देखने को मिलते हैं अगर आप इसको एज ए सॉल्वेंट ड्रिंक करते हैं,
तो इसलिए बीइंग मुस्लिम ये हमने नहीं पीनी, हराम है, इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। तो डीनेचरिंग क्यों की जाती है अल्कोहल की? टू अवॉइड इट फ्रॉम ड्रिंकिंग पर्पस। इसको कुछ लोग पीना शुरू कर देते हैं, जो जहाज टाइप लोग होते हैं ना, शराबी कबाबी, वो क्या करते हैं, इसको पीना शुरू कर देते हैं, ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। कब? जब इसकी ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में आप इसको लेके आ रहे हैं फ्रॉम एनी अदर कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया से आप इसको लेके आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है बहुत ज़्यादा शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं कंपेयर टू पाकिस्तान, वैसे तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से जब इसको कंटेनर्स के ज़रिए लाया जाता है, यानी शिप्स के ज़रिए, कंटेनर में तो नहीं आएगी, जारी बात है, ये लिक्विड होती है, ड्रम्स वगैरह में होगी जैसे भी। तो जो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं शिप्स पे, वो इसको ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे बोतलों में भर भर के इसको बेचना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए हम इसकी करते हैं डीनेचरिंग। ठीक है, इसमें डीनेचरिंग में सबसे पहले हम बनाते हैं, जो पहला तरीका होता है, तरीका इसमें वन प्रोसेस जो है, उसमें हम करते हैं इसको मिथाइलेटेड सिपरेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिथाइलेटेड। इस शराब को हम जहरीली शराब कहते हैं। फिर ये कच्ची शराब होती है, इसको पीने से भी डेथ हो सकती है, और ये जहरलूज शराब होती है, इसको पीने से तो कंफर्म डेथ हो सकती है। अच्छा, मिथाइलेटेड सिपरेट क्या होता है? इसलिए इस तरह की शराब जो है, यानी एथेनॉल को मिथाइलेटेड सिपरेट बना के भेजा जाता है ताकि लोग इसको ड्रिंक ना करें। इसमें हम क्या करते हैं, 10% मैथनॉल ऐड कर देते हैं। 10% मैथनॉल is added to ethanol to avoid it from drinking purpose. This is called methylated spirit and this is one of the method to denature the ethanol यानी इथाइल अल्कोहल। ठीक है, बाद में इसको रिमूव किया जा सकता है जब इंडस्ट्री में चली जाती है, जिसने मंगवाई हो वो इसको मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस से या फिजिकल प्रोसेस से अलग कर देते हैं। बहरहाल तो ये एक मैथड था। दूसरा मैथड ये होता है कि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसीटोन, एसीटोन एक कीटोन है, इसका फॉर्मूला आता है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 ये, और पिरीडीन। पिरीडीन जो है ये एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है इस तरह का, सही है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एसीटोन और पिरीडीन इज एडेड टू एथेनॉल। इससे भी अल्कोहल को डीनेचर यानी पॉइजन किया जा सकता है। तो लिहाजा ये दोनों मेथड्स हैं फॉर दी पर्पस ऑफ डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। पहला है मिथाइलेटेड सिपरेट बना के, अक्सर पेपर में मिथाइलेटेड सिपरेट के बारे में वो पूछ लेता है ये क्या होता है, तो ये सिर्फ 10% मैथनॉल को ऐड करके इथाइल अल्कोहल को डीनेचर किया जाता है। और दूसरा डीनेचरिंग का तरीका है कि आप स्मॉल अमाउंट किसकी डाल दो, एसीटोन की या पिरीडीन की। इसमें जो टर्म्स बाकी थी वो आपको बता चुका हूं पहले, एब्सोल्यूट अल्कोहल है, रेक्टिफाइड सिपरेट है, ओके, और इस कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन हम एथेनॉल की बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस हासिल क्यों नहीं कर सकते। मैंने अपना काम सारा कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी आप इसको याद करें और सीखें। अल्लाह हाफिज़।